7 राज्य 13 सीट, सियासत फुल स्पीड या सुपरहिट, ये कह सकते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका खास कार्यक्रम। मैं हूं आपके साथ सुनील सिंह पौरुष। 7 राज्यों में उपचुनाव हुए और उपचुनाव में ऐसी स्थिति बनी, शायद सियासी दलों ने इसकी कल्पना नहीं की होगी। जी हां, 7 राज्यों का सियासी री एग्जाम में एक बड़ा खेला अलबेला रहा है। कहीं बीजेपी की पुरानी सीट पर कांग्रेस ने अपना झंडा गाड़ दिया, तो कहीं प्रदेश में सरकार होने के बाद भी बीजेपी उपचुनाव में खाता नहीं खोल पाई। खैर, मुकाबला तगड़ा रहा। आम आदमी पार्टी ने पंजाब में कमाल कर दिखाया और यह सब कुछ लोकसभा चुनाव के तुरंत बाद हुआ, जिसके बड़े मायने हैं कि आखिरकार ऐसी स्थिति क्यों बन गई और क्या यह माना जाए कि भारतीय जनता पार्टी के लिए अब पतन का दौर शुरू हो चुका है। उत्तराखंड की 2 सीट, जिसमें कांग्रेस के एक विधायक, मौजूदा विधायक भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए, इस्तीफा दिया, दोबारा चुनाव हुआ, फिर से उन्हीं को दावेदार भारतीय जनता पार्टी ने बनाया, लेकिन भाजपा उस सीट को भी नहीं जीत पाई। बात कर रहे हैं भंडारी को लेकर, जो कि राजेंद्र भंडारी कांग्रेस के विधायक थे और बद्रीनाथ विधानसभा सीट से वो विधायक थे, लेकिन अब ना इधर के रहे ना उधर के, ऐसी स्थिति बन गई। मंगलौर सीट पर कांग्रेस ने बाजी मारी। हालांकि यहां माना जाता है कि यहां भारतीय जनता पार्टी का खाता कभी नहीं खुलता है, इस बार भी नहीं खुला। और ग्राफिक्स के जरिए देखिए, बाकी जो बातें हैं उनको हम बताने और समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि उपचुनाव के नतीजे अहम क्यों हैं। लेकिन पहले रिपोर्ट देख लीजिए, फिर चर्चा होगी। राज्यों की 13 सीटों पर उपचुनाव हुए, नतीजे की घड़ी आई और अब बारी है जनता के जनमत के सम्मान की, यानी जनमत को स्वीकार करने की। मगर सियासत में सब कुछ यूं ही आसानी से कहाँ हो जाता है। यही कारण है कि 13 सीटों पर उपचुनाव में कहीं बीजेपी का कमल खिला तो कहीं पंजा मजबूत दिखा। कमोबेश कहा जा सकता है कि सियासी टक्कर जोरदार रही, लेकिन बड़ा सवाल ये जरूर है कि उपचुनाव किन कारणों से इतना अहम हो जाता है। उपचुनाव नतीजे अहम क्यों? लोकसभा चुनाव के बाद पहली परीक्षा, पेपर लीक और अग्निवीर जैसे मुद्दों का असर पता चलेगा। बजट सत्र से पहले विपक्ष का रुख तय होगा। एमपी में कमलनाथ की वापसी पर नजर, हिमाचल में कांग्रेस का प्रदर्शन, बंगाल में टीएमसी के जादू पर नजर। यानी ये तो क्लियर है कि लोकसभा चुनावों के तुरंत बाद उपचुनाव में नतीजे और उपचुनाव को लेकर की गई तैयारी निश्चित ही वर्तमान के मुद्दों पर हो रही सियासत का परिणाम है। क्योंकि देश में एक और नीट पेपर लीक को लेकर हल्ला बोल का माहौल बचा हुआ है, तो दूसरी ओर विपक्षी दल भी तमाम मुद्दों पर सियासत से पीछे नहीं हट रहे हैं। उसके बावजूद जीत हार का खेल तगड़ा रहा। उपचुनाव में किसको मिली जीत? बात पंजाब जालंधर वेस्ट की करें तो मोहिंदर भगत, जो कि आम आदमी पार्टी के हैं, उन्हें यहां पर जीत मिली। वहीं बीजेपी के शीतल अंगुराल को हार मिली। वहीं उत्तराखंड के मंगलोर में कांग्रेस के काजी मोहम्मद निजामुद्दीन को जीत मिली, तो बीजेपी के करतार सिंह भडाना को हार मिली। वहीं बद्रीनाथ सीट पर कांग्रेस के लखपत बुटोला जीते, तो राजेंद्र भंडारी बीजेपी को हार मिली। वहीं हिमाचल प्रदेश के देहरा में कांग्रेस के कमलेश ठाकुर को जीत मिली, तो वहीं बीजेपी के होशियार सिंह को हार मिली। हमीरपुर सीट पर बीजेपी की जीत हुई। यहाँ पर आशीष शर्मा ने जीत हासिल की, तो कांग्रेस के पुष्पेंद्र वर्मा को हार मिली। नालगढ़ में कांग्रेस के हरदीप सिंह बावा को जीत मिली और बीजेपी के केएल ठाकुर को करारी हार मिली। इन सबके इधर सियासी बयानों का जोर भी काफी तेज है। उत्तराखंड में मिली प्रचंड जीत पर कुछ ऐसा ही देखने को मिला। पर जिस प्रकार की राजनीतिक खरीदो फरोख्त हिमाचल की राजनीति में हुई है, उसका जवाब जनता ने दिया है और ये सही संदेश भी है कि भविष्य में कोई भी राजनीतिक दल है इस प्रकार की खरीदो फरोख्त करने की हिम्मत नहीं करेगा, क्योंकि जनता हिमाचल की बड़ी जागरूक है और जागरूक मतदाता ने आज अपना फैसला सुनाया है। इसका क्रेडिट जनता को दूंगी जी, भाई बहनों को दूंगी जिन्होंने कंधे से कंधा मिला के साथ दिया। देखिए जी, उनका मतलब कि सीएम साहब की अपनी ड्यूटी है, मेरी अपनी ड्यूटी है अपने देहरा के प्रति, तो अपनी अपनी ड्यूटी निभाएंगे हम। देख ही रहे हैं जी आप, जितना मेरे को शगन डाल रहे हैं मेरे मायके वाले, मुझे गर्व है उनके ऊपर। ये तो मैं ये बात थोड़ी बताऊंगी, ये तो मैं मायके के प्रति जो दूंगी मैं गुप्त रखूंगी इस चीज को।
और मेहमानों से आपको रूबरू करा देते हैं। मनोज उपाध्याय भारतीय जनता पार्टी के नेता आपसे कुछ ही देर में हमारे साथ होंगे, उनका बहुत स्वागत है। शुभ्रंश राय हमारे साथ मौजूद हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। शुभ्रंश जी का भी बहुत स्वागत, अब से कुछ ही देर में वो हमारे साथ होंगे। और विक्रमजीत पासी हमारे साथ आम आदमी पार्टी से हैं। विक्रम जी आपका बहुत स्वागत है। एडवोकेट सुशील व्यास जी हमारे साथ, प्रवक्ता शिवसेना शिंदे गुट से मौजूद हैं। सुशील जी आपका बहुत स्वागत है। सुशील जी, इन चुनावी परिणामों को उपचुनाव के किस तरह से देख रही है आपकी पार्टी, और क्या ये माना जाए कि अब भारतीय जनता पार्टी के लिए आगे की राह मुश्किल और पतन शुरू? देखिए, आगे की राह मुश्किल जैसा तो राजनीति में कोई चीज होता नहीं है। आत्मचिंतन का विषय जरूर है। आज के जो उपचुनाव है 13 सीटों पे जो 7 राज्यों में हुए हैं, निश्चित रूप से जो परिणाम सामने आए हैं वो बंगाल को अगर हम छोड़ दें तो बाकी जगहों पे थोड़ा सा अनपेक्षित जैसा लगता है। बंगाल में निश्चित रूप से जो ट्रेंड है वो 4 सीटों पे लगभग वो दिख रहा था, लेकिन अगर आप देखें तो बिहार में आप देखें तो ना तो एनडीए चला ना एनडी चला, वो इंडिपेंडेंट जीत के आए शंकर सिंह। तो ये हर जगह पे जो अलग अलग परिप्रेक्ष्य में वहाँ के स्थानीय मुद्दे क्या रहे होंगे, क्या कारण रहे होंगे, उसका आत्मविश्लेषण निश्चित रूप से गंभीरता से करना होगा, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन कोई राह कठिन है, इस तरह का कोई मामला नहीं है। ऐसा नहीं कि भाजपा हमीरपुर में जीती है, भाजपा अमरवाड़ा मध्य प्रदेश में जीती है, तो ये नहीं है कि भाजपा के लिए कोई बहुत ही अंधेरा छा गया हो और बहुत ज्यादा निराशा के बादल आ गए हो। ठीक है, निश्चित रूप से आत्मचिंतन का ये विषय है और करेंगे। ठीक है। विक्रमजीत पासी जी। जी सर, पंजाब में आपने कमाल कर दिया भैया, आगे किस तरह की उम्मीद और इस जीत का क्रेडिट किसको? अब मेरी आवाज आ रही है सर आपको? जी, आपकी आवाज बहुत अच्छी आ रही है विक्रम जी। हाँ, देखिए, नमस्कार आपको भी, मेरे पैनलिस्ट को भी और दर्शकों को भी। बिल्कुल, आम आदमी पार्टी की जो ये जीत हुई है, ये क्रेडिट तो जनता को जाता है, जलंधर की वेस्ट की जो जनता है उनको जाता है, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को और हमारे मुख्यमंत्री श्री भगवंत मान जी और लीडरशिप को जाता है। क्योंकि हमारी जो पॉलिसीज रही हैं पंजाब में, असेंबली इलेक्शन था, हम पहले ही कह रहे थे कि हम ये सीट बड़े अच्छे कंफर्टेबल मार्जिन से जीतने जा रहे हैं। क्योंकि असेंबली इलेक्शन में लोगों ने हमारा काम पिछले 2.5 साल का देखा है, कैसे हमने लोगों को इस महंगाई के जमाने में जो एक राहत दी है 300 यूनिट पर मंथ फ्री देके, आम आदमी क्लिनिक के जरिए लोगों को जो सेहत सुविधाएं, बेहतरीन सेहत सुविधाएं मैं इसको कहूँगा, जहाँ पे टेस्ट भी दे रहे हैं, दवाइयाँ भी दे रहे हैं, और उसके अलावा हमने जो स्कूल ऑफ एमिनेंस का कॉन्सेप्ट लेके आए हम पंजाब के अंदर, और जो सरकारी स्कूलों के बच्चे हैं वो आज अपने आप को मॉडल स्कूलों से, प्राइवेट स्कूलों से कम नहीं मानते, उनको कम्पीट कर रहे हैं। तो ये सब जब बातें हुई तो उसका जो है रिजल्ट जलंधर की जनता ने दिखाया और आम आदमी पार्टी को ये सीट दी। इससे एक चीज साबित हो चुकी है कि लोग जो हैं बीजेपी की पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स को अब नकारते जा रहे हैं। उनको अब असल मुद्दों पर बात करनी है, असल मुद्दों पर चर्चा करनी है। जी, अभी जैसे नीट का हम देख के हटे हैं कि जैसे नीट का पेपर आपने देखा कैसे लीक हुआ, 67 जो है फर्स्ट पोजीशन पे आ गए, और बड़ी हैरानगी वाली बात हुई, 2021 में 2 थे, 22 में 3 थे, 23 में 4 थे, लेकिन वो 715 मार्क्स के साथ थे, लेकिन यहाँ तो 67। कमाल ही हो गया। पहले नकारते रहे ऐसा कुछ नहीं हुआ, फिर खुद मान लिया कि हाँ एक्शन हो रहा है, गिरफ्तारियां हो रही हैं, अब फिर कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में कुछ नहीं हुआ। तो लोग इन चीजों को अब नकारते हैं, लोग इन चीजों से ऊब चुके हैं कि अब कब तक पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स करके हमारे रिसोर्सेज को खत्म करते जाओगे, हमारे जो लोगों बच्चों के भविष्य को नुकसान करते जाओगे। उस चीज को लोग अब बहुत बेहतरीन तरीके से समझते हुए नकार रहे हैं। जी, अब हमने जैसे देखा था पहले जब पार्लियामेंट इलेक्शन भी हुआ, इलेक्टोरल फंड्स का जो एक बहुत बड़ा सामने आया, मैं तो उसको आज भी स्कैम ही कहूंगा। ये स्थानीय मुद्दे कुछ ज्यादा हावी रहे हैं यहाँ, और फिर पार्टी की मंशा के अनुरूप चीजें हुई हैं, ऐसा माना जाए, या फिर केंद्रीय मुद्दे जिनको लेकर अभी लोकसभा के चुनाव के परिणाम भी आए, उनका असर देख रहे हैं आप?
विक्रम जी। देखिए, पार्लियामेंट की जो इलेक्शन होती है और असेंबली की इलेक्शन होती है, इसमें कुछ ना कुछ मुद्दे डिफरेंट होते हैं। यहाँ पे स्थानीय मुद्दों को आप नकार नहीं सकते, स्थानीय मुद्दे भी हैवी रहे हैं। और कहीं ना कहीं लोगों ने जो बेहतरीन कार्य देखा, मंशा देखी, मकसद देखा कि हाँ, आम आदमी पार्टी की पंजाब की सरकार पंजाब की बेहतरी के लिए कर रही है, करना चाहती है, पूरा जोर लगा रही है। और विपरीत हालातों में जहां केंद्र सपोर्ट तो क्या करना, उल्टा रोक के लगा रहा है, रिस्ट्रिक्शंस लगा रहा है, उस हालात में भी उभरते हुए लोगों को राहत दे रही है। तो ये मुद्दे भी पंजाब के लोगों के मन में, जलंधर वेस्ट के लोगों के मन में हैवी हुए। उन्होंने देखा इस असलियत। बिल्कुल। सुशील व्यास जी, आवाज आ रही सर आपको? सुशील जी, सुशील जी, आपसे ये समझने की कोशिश कर रहा हूं, अमूमन ये कहा जाता है कि उपचुनाव का जो रुझान या परिणाम जो भी आते हैं वो अक्सर सत्ता पक्ष के पक्ष में ज़्यादा जाते हैं, लेकिन हिमाचल में भी अगर देखा जाए, ठीक है 2 सीटों पर कांग्रेस जीती, एक भाजपा के पास गई, लेकिन उत्तराखंड की दोनों सीटें और मैंगलोर जो विधानसभा सीट है वहाँ तो 2 बार काउंटिंग कराई गई, दूसरी बार भी रिकाउंटिंग हुई, बोले कुछ गड़बड़ है, लेकिन बाद में भी फिर यही रहा जो पहले था। ये सीट ना निकाल पाना, ये लगता नहीं पार्टी के लिए बड़ी चुनौती है, सत्ता पक्ष के लिए? शायद मेरी जानकारी में ये जो मंगलोर की सीट है उत्तराखंड की, वो कांग्रेस की सीट रही है और यहाँ पे बीजेपी ने बहुत तगड़ी फाइट दी है। और ये जो रिकाउंटिंग में बहुत क्लोज ये फाइट हुई है मंगलोर की। बद्रीनाथ की जो सीट हारी है बीजेपी, मैं मान सकता हूँ वहाँ कुछ स्थानीय मुद्दे काम किए, लेकिन मंगलोर सीट जहां तक मेरी जानकारी है वो कांग्रेस की सिटिंग सीट थी और शायद उनके इस्तीफे देने की या निधन की वजह से खाली हुई थी और उसी पे बीजेपी ने बहुत अच्छा फाइट दिया है। और नहीं, वो बसपा के पास थी पिछली बार 22 में, इस बार भाजपा के पास नहीं थी। हाँ, बहन जी की सीट थी वो। हाँ, तो लेकिन बीजेपी ने एक अच्छा प्रदर्शन वहां पे किया, लेकिन फिर भी अंतोगत्वा हार है, चाहे वो किसी कारण से उसका आत्मचिंतन होगा। जैसे आपने कहा सत्ता पक्ष तो वो दिख रहा है सामने बंगाल में और हिमाचल में भी तीनों सीटों पे लगभग अच्छी फाइट देने की कोशिश की। 13 सीट पे भी मुख्यमंत्री जी की पत्नी। अच्छा, मैं इसी सवाल को थोड़ा सा और साफ कर दूं। बंगाल में ठीक है सत्ता पक्ष के फेवर में रहा, पंजाब में भी सत्ता पक्ष के फेवर में रहा मसला, हिमाचल में भी रहा, फिर उत्तराखंड क्यों पिछड़ गया सत्ता पक्ष? नहीं, मैंने आपसे कहा कि एक तो उत्तराखंड के जो वोटिंग्स जो होते हैं उतनी ज्यादा मात्रा में वोट नहीं होते हैं जितने अन्य। हमने देखा कि 1 लाख, पश्चिम बंगाल में लाख के ऊपर वोटिंग है, हिमाचल में भी थोड़ा सा ज्यादा है, बिहार में ज्यादा है। तो इसी तरह से उत्तराखंड में तुलनात्मक दृष्टि से हम देखें मतों की गणना बहुत कम संख्या में होती है, तो इसलिए मैं रोकूंगा सुशील जी। और पवन खेड़ा कुछ कह रहे हैं, उपचुनाव को लेकर कांग्रेस के दिग्गज नेता हैं, एक बार उनको सुन लेते हैं। जनता देख रही है, इन तमाम विधानसभा क्षेत्रों के वोटर्स का हम कांग्रेस पार्टी की तरफ से हार्दिक धन्यवाद देते हैं उन्हें कि उन्होंने सबक सिखाया उन लोगों को जो षड्यंत्र कर रहे थे संविधान को कमजोर करने का, संविधान को बदलने का, और चुनी हुई सरकारों को अस्थिर करने का जो षड्यंत्र रच रहे थे, उनको एक करारा जवाब आज जनता ने दिया है। सबसे पहले उनका धन्यवाद। हमारे उत्तराखंड के पीसीसी प्रेसिडेंट करण महाराज जी, यशपाल आर्य जी सीएलपी लीडर, कुमारी शैलजा जी जो प्रभारी महासचिव हैं उत्तराखंड की, और तमाम एआईसीसी के पदाधिकारी, तमाम स्थानीय नेता, तमाम हमारे बेशकीमती वर्कर्स, उन सब की मेहनत से हमें ये दोनों सीटें मिली। हिमाचल में पीसीसी प्रेसिडेंट प्रतिभा जी, हमारे सीएलपी लीडर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, हमारे प्रभारी महासचिव श्री राजीव शुक्ला जी और तमाम एआईसीसी के पदाधिकारी, वहां के स्थानीय नेता, हमारे वर्कर्स, उन सब ने मेहनत की, जी जोर से मेहनत की और ये नतीजा आपके सामने। एक के बाद एक आप देख रहे हैं कि कैसे भारतीय जनता पार्टी की राजनीति को लोग ठुकरा रहे हैं, लोग उसको अस्वीकार कर रहे हैं, क्योंकि उस राजनीति में जवाबदेही का स्थान नहीं है, लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं के प्रति सम्मान नहीं है और लोगों के हकों और लोगों के सवालों का जवाब देने की ये जरूरी नहीं समझते प्रधानमंत्री जी, आवश्यक नहीं समझते।
वो घमंड, वो आपको इनकी राजनीति में दिखता है। मंगलौर का मैं उदाहरण देना चाहूंगा, खास तौर पर चुनाव के दिन वहां किस तरह का प्रयोग करने की कोशिश की वो आपके सामने है। कैसे मुस्लिम मतदाताओं को रोकने की पूरी कुचेष्टा की गई, उनका हक है वोट देना, वो उनको रोका गया। आज मैं सोशल मीडिया पे देख रहा था, कई टिप्पणियां भारतीय जनता पार्टी के समर्थक कर रहे थे, अरे मंगलौर तो मुस्लिम बाहुल इलाका है, कांग्रेस को जीतना ही था। तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं, बद्रीनाथ 97.68% हिंदू है ना। और चलिए रुक करेंगे चर्चा की ओर एक बार फिर से। शुभ्रंश राय हमारे साथ प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। शुभ्रंश जी, आपके पास आऊंगा। ये षड्यंत्र की हार हुई है या फिर आपकी मेहनत की जीत हुई है? क्योंकि पवन खेड़ा तो कह रहे हैं कि षड्यंत्रकारियों को मुंहतोड़ जवाब दिया है। देखिए सुनील, ये तो कड़वी सच्चाई है कि षड्यंत्रकारियों को जवाब देश की जनता ने दिया है। हाँ। लेकिन इसके साथ 3 बड़े बड़े मुद्दे और हैं जिसको देश की जनता ने स्वीकारा है। पहला ये कि वो काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, जो नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि हिंदुस्तान में हर समस्या का सिर्फ एक ही समाधान है, हिंदू मुसलमान और धर्म की राजनीति। जी नहीं, बेरोजगारी अगर हिंदुस्तान में है तो जब तक आप नौकरी नहीं देंगे और रोजगार का सृजन नहीं करेंगे तब तक बेरोजगार आपसे सवाल पूछेगा कि नरेंद्र मोदी जी वो 2 करोड़ साल की नौकरियां कहाँ गई। अगर इस देश में व्यापारी आपके जीएसटी लाने से परेशान है और स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस के का आपने दिवाला बैठा दिया है, जब तक आप उनके लिए कोई रास्ता नहीं बनाएंगे तब तक वो आपसे पूछेगा कि हवाई चप्पल वाला कैसे हवाई जहाज की सफर कर सकता है। माननीय मोदी जी, इस बात का आपको जवाब देना पड़ेगा। स्थानीय मुद्दों को लेकर क्या कहेंगे? पार्टी लीडरशिप की अगर बात की जाए तो ये माना जाए कि अब उत्तराखंड में, पहाड़ में कांग्रेस मजबूत स्थिति में आने की बिल्कुल दहलीज पर है। देखिए सुनील, विधानसभा के चुनाव में स्थानीय मुद्दे सबसे ज्यादा प्राथमिकता होते हैं। और अगर आप उत्तराखंड की स्पेशल बात कर रहे हैं तो उत्तराखंड में बेरोजगारी सबसे एक्सट्रीम चरम पे है। जिस तरह से नरेंद्र मोदी अपने गुजरात के मित्रों के द्वारा, अपने व्यापारी मित्रों के द्वारा पहाड़ों की कटाई कर रहे हैं, जिस तरह से उत्तराखंड के पहाड़ों को, वहां के संसाधनों को उन्होंने अपने व्यापार का एक माध्यम बना रखा है, आस्था तो अब कुछ बचा नहीं। अगर हमने 3 दिन पहले सबने सोशल मीडिया पे देखा होगा, बाबा केदार से 100 मीटर की दूरी पे बिल्कुल उत्तराखंड के पहाड़ को काटा जा रहा था। तो उत्तराखंड में एक तो आपने धार्मिक आस्था को चोट पहुंचाया, दूसरा उत्तराखंड के नौजवानों के लिए कोई रोजगार का संसाधन नहीं है, और तीसरी बात, अच्छा एक चीज बताइए राय साहब, अंकिता भंडारी को न्याय कब मिलेगा? एक छोटी सी टिप्पणी राय साहब चाहूंगा आपकी। जनता पूछ रही थी, इनफैक्ट पूरे हिंदुस्तान की बेटियां पूछ रही है नरेंद्र मोदी से। ठीक है राय साहब रुक जाइए सर, रुक जाइए एक सेकंड। मैं ये समझना चाह रहा हूँ, ये बद्रीनाथ सीट आपके पास थी 22 में, यहाँ से आपके प्रत्याशी जीते थे। मंगलौर में जब चुनाव हुआ तो आप दूसरे नंबर पर थे, पहले नंबर पर बीएसपी थी जिन्होंने सीट जीती थी। लेकिन इन दोनों सीटों पर अब जो आप फिर से जीते, ये बड़ी जीत कैसे हो जाती है और इसके मायने अलग कैसे हो जाते हैं? नहीं देखिए, बड़ा साधारण सी बात है सुनील जी, ये ना नैरेटिव की बात है। नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से हिंदुत्व और हिंदू का ठेकेदार बन गए थे, उन्हें लगता था शिव भी उन्हीं के पास है, राम भी उन्हीं के पास है, विष्णु उन्हीं के पास है। हर चीज को वो धर्म के साथ जोड़ने की कोशिश कर रहे थे। कहीं ना कहीं उन्होंने भाई उपचुनाव में नरेंद्र मोदी जी का कुछ असर दिखा या नहीं दिखा, देश की जनता ने उनको दिया, या फिर स्थानीय जो लीडरशिप है उसका पूरा हिसाब किताब रहता है? मैंने आपको पहले ही कहा सुनील जी कि बाई इलेक्शन में स्थानीय मुद्दे प्राथमिकता होते हैं, लेकिन उसके साथ साथ स्थानीय मुद्दे भी 3 बिंदुओं पे चल रहे हैं पूरे हिंदुस्तान में। पहला क्या, युवाओं के पास नौकरी है, राय साहब। मनोज उपाध्याय जी जवाब ले लेता हूं। मनोज उपाध्याय जी, बेटियां सुरक्षित है नरेंद्र मोदी के शासन में, जवाब नहीं। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात जो पिछले 20-25 दिनों से समाचार पत्रों में आपने भी देखा और हम रोज देख रहे हैं, नरेंद्र मोदी सरकार भ्रष्टाचार की पर्यायवाची हो गई है। ठीक है सर, रोज पुल टूट रहा है, रोज पुल बह रहा है, रोज राय साहब रुक जाइए, कभी रामधाम टूट रहा है, कभी शिव धाम टूट रहा है। मनोज उपाध्याय जी, ये जो परिणाम आज के आए हैं और अभी आने वाले समय में 10 सीटों पर उत्तर प्रदेश में अकेले उपचुनाव होने जा रहा है,
फिर 27 का वो अलग चुनाव है, लेकिन 10 सीटें अकेले उत्तर प्रदेश में उपचुनाव के लिए तैयार हैं। और इन परिणाम जो 13 सीटों पर आए उसको लेकर क्या पार्टी की चिंता, कैसे देख रहे हैं इन परिणामों को आप? नहीं, देखिए सुनील, भारतीय जनता पार्टी तो हर परिणामों के बाद जो अपने मंथन कार्य करती है, कोई इसमें कहने वाली बात है, क्योंकि हम तो वो पार्टी है जो कभी भी जनता के फैसले को, जनता के जो है बहुमत को किसी प्रकार से हम उनके ऊपर गलत तरीके से नहीं थोपते हैं कि उन्होंने गलत किया, वो बिक गया, ऐसा है। ये सब काम करने का काम लगातार जो है इंडी गठबंधन के लोगों ने करते आए, जैसा कि इसके पहले उनका क्षेत्र रहा। दूसरी चीज बता दूं, बहुत लंबी बोल रहे हैं हमारे जो भी कांग्रेस के मित्र बोल रहे हैं कि पुल टूटा, ये टूटा, वो टूटा। पुल टूटा, भारतीय जनता पार्टी के जमाने का बना एक भी पुल नहीं टूटा। दूसरी चीज मैं बता दूं, इनके पास कोई तथ्य नहीं, तथ्य की बात कर। अगर ऐसी बात होती तो बद्रीनाथ आज अभी तक क्या कहते हैं, दलित और भाजपा, लोकसभा चुनाव में दलित और भाजपा से दूर भाग गया। बद्रीनाथ में आप पूछिए इनसे कि बद्रीनाथ में वोटरों की संख्या में क्या दलित और अल्पसंख्यक नहीं शामिल है क्या? अगर वहां पे सीट जीता, इसका मतलब क्या कांग्रेस मुंह खा के गिर गई? अब एक सीट अगर वहां से हम जीतते हैं तो इसका मतलब हमको इतना घमंड हो जाएगा। अरे एक बात बताइए भैया उपाध्याय जी, एक बात बताइए, बंगाल में बहन जी ने अपनी और रुझान रखा, पंजाब वाले 2 सीट ले ही गए, उधर पंजाब, माफ कीजिएगा, पंजाब में आम आदमी पार्टी सीट जीत गई, हिमाचल में कांग्रेस ने अपनी तरफ रुझान करा, फिर ये उत्तराखंड में आप एक भी नहीं जीत पाए भाई साहब। नहीं, देखिए सुनील, इसके लिए कोई ये नहीं है। जनता ने जो किया है, बिल्कुल कहीं ना कहीं जाहिर सी बात है, चुनाव था, हम इस बात से कहीं मुखर नहीं रहे हैं कि हम नहीं जीत पाए। जाहिर सी बात है, जनता ने कहीं ना कहीं देखा होगा, कुछ तो कमियां रही होंगी जो हमने इसको एक्सेप्ट करने, हमको कोई सुनेज या हमको कोई बदनामी नहीं है। हाँ, ये है कि मैं जो मेन चुनाव आएगा उसमें कहीं ना कहीं हम इसको, इस कमियों को दूर करने के लिए हमारी पार्टी और हमारे शीर्ष नेतृत्व, जाहिर सी बात हमारे कार्यकर्ता लगेंगे, आज ही से मन बना के लगेंगे, इससे वो सबक लेंगे और सबक लेने के बाद यही सब इच्छा सुशील जी आपके पास आ रहा हूँ, घमंड में नहीं आता। आपसे एक टिप्पणी चाहूंगा। उत्तर प्रदेश में घोसी विधानसभा सीट से जो प्रत्याशी समाजवादी पार्टी से जीते थे वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए और फिर वही प्रत्याशी भाजपा ने बनाए और इतनी बुरी तरह से हारे कि समाजवादी पार्टी अभी भी कहती है कि ये सब घोसी का प्रताप है, असर है। ऐसी स्थिति अब यहां बद्रीनाथ सीट में जो प्रत्याशी कांग्रेस से जीता 22 में, वो भाजपा में आया, फिर भाजपा ने उसी को प्रत्याशी बनाया और जनता ने नकार दिया। तो ये लगता नहीं कि लीडरशिप को इस पर भी ध्यान देना चाहिए कि भाई अगर जो मौजूदा विधायक है वो छोड़ कर आ रहा है आपके साथ, तो फिर जनता दोबारा कैसे भरोसा करे उस पर? देखिए सुनील जी, मैंने आपसे शुरुआत में भी कहा था कि ये विधानसभा के चुनाव में कुछ मुद्दे स्थानीय स्तर पर भी होते हैं। हाँ। अभी उस पर भी विचार करना होगा कि बद्रीनाथ सीट पे क्या क्या मुद्दे हावी रहे। अभी जो हमारे भाई कांग्रेस के बोल रहे थे राष्ट्रीय मुद्दे, चुनावी भाषण 3 महीने पहले हो गए, उसका उत्तर जनता ने उस समय दे दिया था और उस समय ये दिया था कि उत्तराखंड की सारी सीट, हिमाचल की सारी सीट एनडीए को मिली थी। तो कहीं न कहीं हमें ये प्रवचन बंद करना चाहिए और सोचना चाहिए कि आखिर ये जो उपचुनाव हुए हैं उसमें क्या मुद्दे हावी रहे। आप जो कह रहे हैं निश्चित ही, मैंने शुरुआत में कहा, गंभीरता से आत्मचिंतन का विषय है कि आखिर बद्रीनाथ में ऐसा क्या हुआ कि भाजपा वहां जीत नहीं पाई। ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं पुल टूट गया और बेरोजगारी, अरे सारे मुद्दे तो जून में भी हावी थे, उस समय फिर क्यों सारी सीटें मिल गई। विक्रमजीत पासी जी, बजट सत्र से पहले ये परिणाम जो आए उसका असर आगे क्या आम आदमी पार्टी भांप रही है? देखिए, ऐसा है कि जैसे अभी ये 13 सीटों का परिणाम आया और 10 सीटों पर बीजेपी को नकारा गया है, बीजेपी या उनके सहयोगी दलों को नकारा गया है। इससे पहले भी आपने देखा होगा कि पंजाब के अंदर बीजेपी को एक भी सीट नहीं आई है। जिस तरह से चंडीगढ़ में इन्होंने लोकतंत्र की हत्या करने का कार्य किया, जिस तरह से इन्होंने सीएम को विरोधी पार्टियों के, जैसे सोरेन साहब अब बरी हो गए हैं, केजरीवाल जी को षड्यंत्र के तहत जेल भेजा गया, जिस तरह से इन्होंने एक दबाव की राजनीति, एक लठतंत्र कहेंगे इसको, लोकतंत्र की बजाय लठतंत्र चलाने की कोशिश की। और जिस तरह से इन्होंने, अभी आपने एक बड़ी अच्छी एग्जांपल दी थी कि जो दूसरी पार्टियों में होते हैं उनको फिर ये शामिल करके टिकट भी देने का कार्य करते हैं। जलंधर में भी यही हुआ कि शीतल अंगुराल को इन्होंने टिकट दी और आपने देखी उसकी हालत आज, मतलब क्या हुआ। इससे 37,000 से ज्यादा की हमारी लीड है और बाकी सभी पार्टियों के मिला के टोटल वोट्स भी 37,000 नहीं है सुनील जी। तो लोगों ने इस चीज को बहुत बुरी तरह नकार दिया है। और एक चीज इन्होंने जो एक खेल खेला ना पिछले 10 साल से बीजेपी ने, मैं ये कहने में कोई गुरेज नहीं करूंगा, बजट के साथ ही इसको रिलेट करने चाह रहा हूँ, सेशन के साथ ही, कि जैसे इन्होंने एक कहावत ही बना ली थी
कि कोई बात नहीं, कमाओ, करप्शन से कमाओ, पर भाजपा में शामिल हो जाओ, फिर आके हजम कर जाओ। लेकिन राय साहब से एक टिप्पणी मैं और ले लेता हूं। राय साहब एक मिनट बस, जी जल्दी से, ज्यादा नहीं लूंगा। और बजट सेशन में इनको असल मुद्दों पे चर्चा करनी ही पड़ेगी, क्योंकि विपक्ष मजबूत है। पहले भी लोग इनको जो पार्लियामेंट जोन में 303 से ये 242 पर आए हैं, इनको अब असल मुद्दों पर आना पड़ेगा। जो आम आदमी पार्टी शुरू से बात करती है, लोगों के असल मुद्दों की बात की जाए। ठीक है सर। राय साहब, क्या लगता नहीं कि इस तरह की राजनीति से अब बड़ी लीडरशिप को किनारा करना चाहिए कि भाई जो प्रत्याशी एक बार जीत गया जिस पार्टी से, और वो कुछ महीने बाद उसका मन डोला और दूसरी तरफ उसने उठा लिया झोला, अगली बार फिर उसी को अपने चुनाव में उतार दिया, जनता ने बुरी तरह से नकार दिया, बोले हटाओ, ये नहीं चाहिए, दल बदलू है। सुनील, यही तो वजूद है भारतीय जनता पार्टी का, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का कैरेक्टर है, उसको दूसरों के बच्चे बड़े अच्छे लगते हैं। इन्होंने पहली बार राज्यसभा में सब पार्टी की पूरी यूनिट को राज्यसभा में अपने पास मिला लिया। अभी एक हमारे साथी कह रहे थे बिहार में, अरे मान्यवर, पिछले 20 सालों से बिहार में पुल मंत्रालय भारतीय जनता पुल पर चर्चा नहीं भाई साहब, मैं पुल पर चर्चा के लिए नहीं बैठा। मनोज उपाध्याय जी, भाई जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं आपका कैरेक्टर ही ऐसा है, अब आपको इस पर मंथन ज्यादा करना होगा कि दूसरों के जीते हुए अपने और खींचकर आप उन्हीं को टिकट दे जाकर ले जाते हो जनता के बीच में। नहीं देखिए, भारतीय जनता पार्टी को मंथन करेंगे, हमें कांग्रेस के राय की आवश्यकता नहीं है। भ्रष्टाचार पहली बात, और भ्रष्टाचार आपका दिख रहा है। राय साहब ठीक है। अरे भाई साहब, अब आज जीत की खुशी मनाओ, आप तो लड्डू खाइए सर, अभी रुक जाइए। जी भैया उपाध्याय जी जल्दी से। सुनील जी, देखिए, दो चीजें होती है। भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस पार्टी से राय नहीं लेनी है, हम तो समीक्षा करते हैं और करते हैं, लगातार करते हैं। जीतने के बाद भी हारने को हम बेंदाज नहीं होते हैं, घमंड में नहीं आते हैं। दूसरी चीज मैं बता दूं, ये अपने क्षेत्र को जरा झांक ले कांग्रेस पार्टी, जो अपने स्थानीय जो जहां रही, चाहे उत्तर प्रदेश से लेकर जिन भी राज्यों में छोटी पार्टियों के लेकर, उनके ही वोट बैंक को, उन्हीं को अपने पक्ष में लाने का काम लगातार करती आई है। हमने ऐसा नहीं, हमारे विचारों अगर कोई आता है तो ठीक है, मैं उसका स्वागत करता हूं। लेकिन आप यही देख लीजिए, यही स्वामी प्रसाद मौर्य उत्तर प्रदेश में जब भारतीय जनता पार्टी में एक शब्द इधर उधर का बोलने की हिम्मत ना करते थे, आज देखिए जाते ही, इसके पहले भी उसके बाद भी, तो हमारे अंदर एक कमांड है, हमारे जो नेता है, हमारे पास नेता है, उसके अंदर एक क्षमता है। और कांग्रेस के अंदर ना नेता है ना क्षमता। अरे भाई, जब दूसरी पार्टी के नेताओं की क्षमता नहीं, उनके अंदर कोई कैडर नहीं, उनको काहे ले लेते हो अपने यहाँ और फिर उनको चुनाव में भी भेज देते हो और वो बेड़ा गर्क कर देते हैं आपका। फिर तो ये भी तो सोचना होगा ना। आपने घोसी से नहीं सोचा, अब आपके पास बद्रीनाथ उदाहरण हो गया, जलंधर उदाहरण हो गया, और भी तमाम सारे राज्यों में ऐसे उदाहरण हैं आपके साथ। लोग आपके साथ जुड़े, अच्छी बात है, लेकिन आप बीच में से तोड़कर कोई आए और फिर उसी को चुनाव में उतार दो, ये भी तो ठीक नहीं। बाकी आप लोगों की पार्टी का विषय है, वो चर्चा का विषय है, वो आप लोग देखें। बहुत शुक्रिया सर, आप सभी जो भी जीते हो सबको बधाई, बहुत धन्यवाद। खास कार्यक्रम में इतना ही, नमस्कार।